बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम अवान है और सेंटर विजन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आज हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर का जो मैथ्स है इसका चैप्टर 1 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का हमने टाइटल लिखा और ये इसकी मेन हेडिंग है फंक्शंस एंड लिमिट्स, यानी ओवरऑल इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। फर्दर मोर मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज आप लोगों को बताने के लिए एक समरी ड्रा कर देता हूँ ताकि हम ये हमारे माइंड में रहे कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले समराइज़ करते हैं इसको। चैप्टर की समरी इस तरह से है कि इसमें टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर आपको फंक्शंस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टाइप्स पढ़ने को मिलेंगी। तो हम यहाँ ये लिख देते हैं कि इसके अंदर आपके पास बेसिक डेफिनेशंस आ जाएंगी और उसके साथ साथ कुछ फंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस होंगी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और इन्हीं फंक्शंस की फिर हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। ये इसमें ऑलमोस्ट मिलेंगे मेजर टॉपिक्स हमारे कवर होने 1.1 के अंदर। आगे जब चलेंगे 1.2, 1.3, 1.4, 5 तो उनकी समरी हम उन एक्सरसाइजेस के स्टार्ट से पहले लिख दिया करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो 3 मैंने मेजर टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं इस एक्सरसाइज के हवाले से, उनको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। जहाँ हमने सबसे पहले लिखा था बेसिक डेफिनेशंस को, तो यहाँ जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़नी है जो कि चैप्टर की आपने हेडिंग भी देखी थी कि फंक्शंस, तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। फंक्शन की जो टर्म है इससे आप लोग फेमिलियर पहले से हैं क्योंकि 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर 5 आप लोगों का हुआ करता था और फिर फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आए थे तो चैप्टर 2 आप लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर फंक्शंस की डिटेल आप लोगों ने पढ़ी थी। अब जो हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये भी उसी के साथ रिजेंबल करेगी, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की डेफिनेशन है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, अगर हम एक लेमन वर्डिंग में बात करें तो ये 2 सेट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो एक सेट से इनपुट लेता है और उसकी आउटपुट दूसरे सेट में आपको नज़र आती है। तो हम इसको डिफाइन यूँ करते हैं, functions basically a rule from a non-empty set X to a set Y such that, क्या उसमें प्रॉपर्टी होगी कि ये एक ऐसा रूल है जो एक सेट X से सेट Y में है। कैसा रूल है ये? सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो रूल या करस्पॉन्डेंस या रिलेशनशिप भी इसको आप कह सकते हैं कि ये 2 सेट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसने जो फर्स्ट सेट है आपके पास x, उसके हर एलिमेंट को रिलेट करना है y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। इन्हीं बातों को फर्स्ट ईयर और 10th क्लास के लेवल पे आप लोग यह कहा करते थे कि 2 सेट्स के दरमियान एक ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसकी डोमेन x हो और जिसकी डोमेन रिपीट ना हो। वही दोनों बातें अब मॉडिफाइड वर्डिंग में हमारे पास इस फॉर्म में हमें नज़र आती है। छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं इसकी ताकि ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल में हम ये करते हैं कि 2 सेट्स यहाँ कंसिडर करते हैं। लेट्स से सेट एक्स हम यहाँ रख लें जिसमें हम कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हैं 2, 3, 4, 5। इसी तरह एक सेट वाई रखते हैं हम जिसमें हम एलिमेंट्स 4, 9, 16, 25 और 30 ये रख लेते हैं। हमने देखना है कि इन 2 सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में किस तरह से जो रिलेशनशिप है इनका वो किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। फंक्शन को यूजुअली हम डिनोट करते हैं f से, g से या h से। तो यहाँ अगर हम ये कहें कि f एक फंक्शन है तो ये कॉलन का मीनिंग हो गया सच दैट x to y। तो x से y में फंक्शन बनाना चाह रहे हैं हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये एलिमेंट सेट x के सेट y के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं। तो ये बड़ी एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल कोट की है आपको समझाने के लिए बात। हमें नज़र आ रहा है कि इधर अगर 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 4 है
3 के करस्पॉन्डिंग 9 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 16 और 5 के करस्पॉन्डिंग 25। यानी जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे नज़र आ रहे हैं उन एलिमेंट्स के आपको यहाँ स्क्वायर लिखे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो रिलेशनशिप है वो इनपुट का आपको आउटपुट स्क्वायर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मेन ऑपरेटर है वो एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है। एक्स इनपुट को शो कर रहा है और स्क्वायर होने के बाद उसकी आउटपुट हमारे सामने आ रही है। तो जब हम 2 इनपुट देंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखना चाहते हैं हम कि क्या ये जो हमने एक डायग्राम बना के फंक्शन को एक्सप्लेन किया है इस डेफिनेशन को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहली बात देख लें आप कि x नॉन एम्प्टी है, वो बात क्लियर होगी यहाँ पे। फिर जो रूल है क्या उसने ईच एलिमेंट ऑफ x के हर एलिमेंट को यूज़ किया है। तो डेफिनेटली देख लें 2, 3, 4, 5 सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट 6 लिख दूँ तो इस 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स अगर ये 6 यूटिलाइज ना हुआ तो जो ये पहली कंडीशन थी फंक्शन की वो फुलफिल नहीं होगी। इट मीन्स के डोमेन का x का हर एलिमेंट यूज़ होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस तरफ। सेकंड कंडीशन ये थी कि जो x का एलिमेंट जो भी आप पिक करें वो y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करे, यानी ये 2, 4 के अलावा किसी और नंबर के साथ रिलेशनशिप ना बनाता हो। तो हम ये सारे जानते हैं कि x स्क्वायर मीन्स किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर अदर देन 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 सिर्फ 4 से लिंक है, 3 सिर्फ 9 से, 4 सिर्फ 16 से और 5 सिर्फ 25 से। तो दोनों बातें जो हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है ये f जो है, ये जो रिलेशनशिप है x स्क्वायर का, ये x से y में एक फंक्शन है। अब इसको मैट्रिक के साथ 10th क्लास के साथ लिंक करने के लिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये f था एक फंक्शन, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो हम ऑर्डर्ड पेयर यूँ बनाएंगे कि 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16 था और 5 का स्क्वायर 25 था। तो ये इसको अब आप 10th क्लास के साथ रिजेम्बलेंस बन रही है वो देख सकते हैं कि ये फंक्शन वहाँ पे आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देखा करते थे, तो यहाँ भी ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा करते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, उसके सेट को। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 ये डोमेन बन गई हमारे पास। और जो सेकंड एलिमेंट होता है जिसको हम यहाँ पे आउटपुट कह रहे हैं और हम जूनियर क्लासेस में उसको रेंज कहा करते थे, तो वो भी बड़ा क्लियर है कि 4, 9, 16 और 25 जो है ये इस फंक्शन की रेंज है। फर्दर मोर एक कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में होती है कि आप लोग ये समझ रहे होते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, कि अगर x to y फंक्शन है तो y सेट रेंज होगा। y सेट रेंज नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि y 4 से लेकर 30 तक है, इसमें 30 भी है जबकि रेंज में 30 नहीं है। इट मीन्स रेंज सिर्फ y का वो वाला पोर्शन होगा जो उस फंक्शन के अंडर यूज़ हुआ करेगा। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है ये वाला पोर्शन 4, 9, 6, 25 ये रेंज है, और ये जो पूरा सेट y था इसको हम मैथमेटिक्स में कोडोमेन कहते हैं। तो टोटल आपके पास होगी यहाँ पे 3 चीज़ें, डोमेन, रेंज और फिर कोडोमेन। अब ये बातें इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब हम इसको आगे लेके चलेंगे, चूँकि हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है फंक्शंस के साथ जो लिंक होती हैं, जिनका आपके फेडरल बोर्ड और एंट्री टेस्ट में MCQs में आने का चांस होता है, वो डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको डोमेन, रेंज और कोड डोमेन्स का जो डिफरेंस है वो पता हो। अब हम आते हैं, ये तो फंक्शंस की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, डोमेन, रेंज और कोड डोमेन का डिफरेंस आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स के ऊपर। फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं उनको समझने के लिए हम जो एग्जांपल हमने पहले कोड की है इसी को यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होगा कि जितना ईजी एग्जांपल आपके सामने होगी उतनी अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फंक्शन की टाइप्स का मोस्टली लिंक जो है वो डोमेन और रेंज दोनों के साथ होता है। तो इन दो सेट्स जो x और y हैं इनको अगर हम यहाँ एक बार लिख लें तो हमें अगली जो टाइप्स समझने में आसानी होगी। तो हमने एक फंक्शन लिया था f ऑफ x और इसको ऑपरेट कर रहा था x स्क्वायर, और इसमें जो हमने सेट x रखा था ये था 2, 3, 4 और हमारे पास था 5, और जो सेट y हमने रखा था इसमें हमने 4, 9, 16,
25 और 30 ये एलिमेंट्स रखे थे। तो टाइप्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन की जो पहली टाइप है जिसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और कुछ बुक्स में या हायर लेवल पे आप देखें तो इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अब ये कैसे आइडिया होगा हमें, ये आपकी फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज़ में चीज़ें आती हैं, ऑल्दो कि जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर हमें इन टाइप्स का ऐसा यूज़ नज़र नहीं आता, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में ज़रूरी होता है कि आप फंक्शन को टिक कर सकें कि कौन सा ऑन टू है और कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल प्रिसाइज वर्डिंग में बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की रेंज ऑफ एफ सेट वाई यानी कोडोमेन के इक्वल नज़र आए आपको, तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। अब आते हैं इसी पे, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें आपने ऑब्जर्व किया था कि रेंज 4, 9, 16 और 25 तक थी, जबकि y 4, 9, 16, 25, 30 था। तो ये 30 चूँकि रेंज का पार्ट नहीं था तो इसलिए रेंज सारी कोडोमेन y के इक्वल नहीं थी। तो अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो ये जो फंक्शन में डिस्क्राइब किया ये सिर्फ अगर इसको देखें तो फंक्शन तो है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, चूँकि ये डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। अगर हम ये कर लेते कि सेट y हम रखते 4, 9, 16, 25 और 30 इसमें इंक्लूड ना होता तो फिर ये फंक्शन तो था और फंक्शन के साथ साथ अब इसकी रेंज पूरे के पूरे सेट y के बराबर है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम कह सकते हैं कि अब ये एक ऑन टू फंक्शन है। इट मीन्स ऑन टू होना या ना होना कोडोमेन और रेंज की इक्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए अगर हम 25 तक रखेंगे तो ये ऑन टू होगा और अगर इसमें 30 इंक्लूड कर देंगे तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप है जिसको हम कहते हैं इन टू फंक्शन। ये जो इन टू फंक्शन है ये असल में ऑन टू फंक्शन का कम्प्लीमेंट है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं वो इन टू होगा और जो इन टू नहीं होगा वो ऑन टू होगा। तो वहाँ अगर हमने ये कहा था कि रेंज अगर y के इक्वल होगी तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर रेंज y के इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने का मतलब अब ये उसमें कंटेन कर रही है, यानी रेंज अब y का सबसेट है। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके सामने है कि रेंज 4, 9, 16, 25 है और y 30 तक है, तो डेफिनेटली रेंज y का सबसेट बन रहा है। तो रेंज y का सबसेट है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिपेंडेंस रेपिटेशन के साथ होती है। अब अगर हम रेपिटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेंज है ये 4, 9, 16 और 25 है। हमने अगर ये चेक करना हो कि फंक्शन 1-1 है या नहीं तो हम ये देखते हैं कि क्या फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के बाद अपनी रेंज को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो इसकी रेंज रिपीट नहीं हो रही तो ये 1-1 फंक्शन है, और अगर रेंज रिपीट हो रही है तो फिर ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो अभी हम देख सकते हैं कि 4, 9, 16, 25 एक एक बार लिखे हुए, इसका मतलब रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। और हम लिखेंगे इसको इस तरह से, बिल्कुल प्रिसाइज वर्डिंग में लिख रहे हैं ताकि कम से कम डाटा आपके पास हो जो आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम ये लिखेंगे इफ़ देयर इज़ नो रेपिटिशन, if there is no repetition in the elements of range, अगर रेंज के एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना हो तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है कि ये 1-1 फंक्शन है। इसी को हम एक और तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है वर्डिंग में कि इफ़ देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ रेंज, तो हम कहेंगे वो 1-1 फंक्शन है। इसी को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 implies f of x1 is not equal to f of x2। इस बात को समझें इस तरह से, x यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स को शो कर रहा है
और एफ ऑफ एक्स फंक्शन का जो आउटपुट है वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो दो अगर इनपुट्स इक्वल ना हो तो फिर उससे ये इम्प्लाई करे कि आउटपुट्स भी उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं वो फंक्शन हमारे पास 1-1 फंक्शन है। इसको समझने के लिए इसकी एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये फ़र्क समझ आ सके कि इसका क्या मीनिंग बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने वही प्रीवियस एग्जांपल रखी है हमने। अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट -5 रख दूँ तो 5 का भी स्क्वायर 25 है और -5 का स्क्वायर भी 25 है। अब फंक्शन में क्या एडिशन होगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर इंक्रीज़ हो जाएगा जिसमें आ जाएगा -5, 25। अभी भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डोमेन सारी यूज़ हो रही है और हर एक एलिमेंट का एक ही स्क्वायर आ रहा है। यानी इसका मतलब है फंक्शन अभी भी ये है, सिर्फ ये जो 1-1 वाली कंडीशन है ये यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप देख सकते हैं कि 5 -5 के इक्वल नहीं है, दो एलिमेंट्स डोमेन के इक्वल नहीं है, लेकिन 5 का भी जो स्क्वायर है 25 है जिसको fx1 कहा हुआ है हमने, और -5 का स्क्वायर भी 25 है। तो इनपुट इक्वल नहीं है लेकिन आउटपुट इक्वल है, तो ये इस कंडीशन की वायलेशन हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है। और अगर हम इसको वर्डिंग में देखें तो वर्डिंग भी बड़ी क्लियर है कि हमने कहा था कि रेंज में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि -5 के प्लेस करने से रेंज रिपीट हो गई है। 25 पहले भी था, 25 एक बार फिर आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों बातें असल में एक ही चीज़ को, एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब लास्ट में आते हैं, फंक्शन हमने ऑन टू भी पढ़ लिया, 1-1 भी पढ़ लिया, और 1-1 फंक्शन जो होता है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जिस तरह उसका भी अल्टरनेट नेम था, इसका एक अल्टरनेट नेम इंजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे आखिरी जो कैटेगरी बनती है हमारे पास, लास्ट कैटेगरी, उसको हम कहते होते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। बाई का मीनिंग 2 होता है और बाईजेक्टिव का मीनिंग जिसमें दो प्रॉपर्टीज हों। तो मैं टिक करता हूँ 1-1 एंड ऑन टू। जिस फंक्शन में ये दो प्रॉपर्टीज हों उस फंक्शन को हम बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या इसको अल्टरनेट वर्डिंग में हम 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। 1-to-1 फंक्शन या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आप कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि 1-1 फंक्शन और 1-to-1 शायद एक ही तरह के फंक्शन है। ये सिर्फ 1-1 है जबकि ये 1-to-1 है। 1-to-1 इज़ बेसिकली अ फंक्शन विच इज़ बोथ 1-1 एंड ऑन टू। तो ये होगी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं अ फंक्शन which is both 1-1 and onto is called bijective function। अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस एग्जांपल के अंदर। यही जो एग्जांपल आपसे मैंने अभी तक रेज नहीं की, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस एक एग्जांपल के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएं। अब हम ये करते हैं कि सिर्फ यहाँ से 30 रिमूव कर दिया जाए और यहाँ से -5 जो हमने बाद में एडिशंस किए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि दो यहाँ से रिमूव करने के बाद फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। फंक्शन की जो डोमेन है, जो हर एक एलिमेंट ने कहा था कि डोमेन का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, वो भी हो रहा है। डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी पूरी हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि ऑन टू की कंडीशन थी कि रेंज y के इक्वल हो, वो भी आपके सामने रेंज y के इक्वल है। और हमने ये कहा था 1-1 की कंडीशन में कि रेंज रिपीट ना हो, तो रेंज रिपीट भी नहीं हो रही। तो ये जो एग्जांपल अभी हमने बनाई है, अगर हम इसको देखें जिसमें डोमेन 2, 3, 4, 5 और रेंज 4, 9, 16, 25 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जाम्पल बन गई है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने कोशिश किया कि तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए। और 1-to-1 कहने का रीज़न ये भी होता है कि एक एलिमेंट का एक से लिंक हो रहा है और वही एलिमेंट फिर रिवर्स एक के साथ भी लिंक हो रहा है, तो इसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो फंक्शंस की टाइप्स का था काम वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर और एक्सरसाइज का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है f of x
और इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है वो ये है कि आप जो भी इनपुट देंगे, जैसे आपने x इनपुट दी है तो x² माइनस x से आप उसकी आउटपुट जनरेट करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी जिसमें हमने सिर्फ x² रखा था, तो अब थोड़ा सा ये चेंज नज़र आ रहा है आपको। और हमसे ये 4 जो वैल्यूज़ हैं, 4 जो पार्ट्स हैं वो डिमांड हैं किए जा रहे हैं। नंबर 1 पे हमने f ऑफ -2 फाइंड करना है, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 1 एंड f ऑफ x² प्लस 4। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास, सबसे पहले आप रेफरेंस कोड करेंगे फंक्शन का, एज वी आर गिवन f ऑफ x² माइनस x। अब आप इसमें पुट करें -2। सो जब आप इसमें -2 पुट करेंगे तो इसका मीनिंग ये बताया कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने -2 पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर एंड -2, जो कि अल्टीमेट सिम्प्लिफिकेशन के बाद बनेगा 4 + 2 = 6। तो ये कोई बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक आपको बेसिक स्टार्ट बताने के लिए क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि फंक्शन की इनपुट और आउटपुट को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि -2 एज ए डोमेन रोल प्ले कर रहा है और 6 जो है वो -2 की कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनी है जो इसकी रेंज कहलाएगा। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हम -2 पुट कर रहे थे, इस तरह हम पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0। अब आपने जहाँ x की जगह पहले -2 पुट किया था, अब वहाँ पे आपको 0 प्लेस करना है। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर होगा -0, तो अल्टीमेट आ जाएगा आपके पास 0 - 0 = 0। ये इसकी इनपुट भी 0 थी और इसकी आउटपुट भी 0 है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ हमें एक वेरिएबल इनपुट दी गई है, तो हमने जस्ट एक रिप्लेसमेंट करनी है। अगर हमने f ऑफ x माइनस 1 जो है ये फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग ये है कि जहाँ जहाँ x था फंक्शन में, उसकी जगह आपने x माइनस 1 लेके आना है। तो आप देख सकते हैं कि x अगर यहाँ पे है तो उसी का स्क्वायर है और उसी में से फिर x माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1। यानी फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि जो इनपुट देंगे उसी का स्क्वायर करके उसी को फिर उसमें से माइनस कर देना है। तो वही हमने किया है कि x माइनस 1 का स्क्वायर करके उसमें से x माइनस 1 कर दिया माइनस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा a² प्लस b² फिर 2ab, और ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये आएगा हमारे पास। तो अल्टीमेट फॉर्म बनी हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2। ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये भी जस्ट लाइक x माइनस 1, अब आपने x² प्लस 4 प्लेस करना है। तो लिख लेते हैं f ऑफ x² प्लस 4, और फंक्शन हमारे सामने है कि जो इनपुट होगी उसी का स्क्वायर करके उसी को उसमें से माइनस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 4, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और x² प्लस 4 को उसी में से माइनस कर देंगे। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा x4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये अल्टीमेट फॉर्म हमारे पास बनती है x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ ये हमारे इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमने ए पार्ट में ये देखा, अगर आप बी पार्ट खुद अपनी बुक पे देखेंगे तो उसमें एक और फंक्शन जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है, और वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद ट्राई करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए एक होमवर्क आपको दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, और जो अंडरस्टैंड करने वाली बात थी वो हमने इस क्वेश्चन में कर ली है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 जब हम देखेंगे तो इसमें भी हमें क्वेश्चन 1 की तरह का ही काम करने को कहा गया है, सिर्फ थोड़ी सी उसकी जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म हमारे सामने है। हमें ये कहा गया है कि हम फाइंड करें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। वहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करने का कहा गया था, यहाँ 2 वैल्यूज़ फाइंड करके उसका आपने आंसर सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करना है, और थोड़ा बहुत जितना सिम्प्लीफाई हो सकता है उतना हमें करना पड़ेगा। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन जो गिवन है वो 6x माइनस 9 है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने ये फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h।
अब आपके सामने रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि जो इनपुट होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 9 माइनस करना है। तो जहाँ x था वहाँ हमने a प्लस h रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू a प्लस h और -9। इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि ये आपको आइडिया हो कि ये सिर्फ अभी हमने ये कैलकुलेट किया, 6a प्लस h -9। फिर उसके बाद माइनस का साइन। अब f ऑफ a कैलकुलेट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट करना है। तो ये बन जाएगा 6 इंटू a माइनस 9 और डिवाइड करना हमने इसको h के साथ। तो ये हमने जो इनपुट और आउटपुट थी वो यहाँ बना ली है। इसके बाद जितना हमें सिम्प्लीफाई करने का कहा गया है, जितना पॉसिबल सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है उतनी आपने करके बता देनी है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि जो सिम्प्लीफिकेशन है उसमें ये बनेगा हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9। इस माइनस साइन को ऑपरेट करें तो ये नेगेटिव रहेगा मेंटेन और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 9 से कैंसिल हो रहा है, 6a से कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 6h डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। h से कैंसिल होगा तो ये सिर्फ बचेगा आपके पास 6। तो ये 6 इस क्वेश्चन की जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो पहला पार्ट इस तरह कवर हो गया हमारा। बाकी इसके 3 पार्ट्स रिमेनिंग है। आप अगर चाहें तो ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये भी बोर्ड के हवाले से सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए रखा गया है। कोई इसका शॉर्ट या लॉन्ग या MCQs वगैरह में आने का चांस नहीं होता। तो इसको हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, एक आध पार्ट और देख लेते हैं अगर कर लें हम। बाकी जो एक पार्ट रह जाएगा, 1-2 पार्ट्स, वो फिर आपने खुद ट्राई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैंने 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने का कहा था आपको, चूँकि इसके 4 में से 2 पार्ट्स अलजेब्रिक हैं और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक। एक हमने अलजेब्रिक पार्ट अटैम्प्ट कर लिया और एक अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। फंक्शन sin x के बराबर है, इससे आप फेमिलियर हैं। और जो फैक्टर हमने फाइंड करना था वो था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। उसी तरह से फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने a प्लस h रिप्लेस करना है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, साइन ऑफ a प्लस h। और f ऑफ a का मतलब है कि जहाँ x है वहाँ आपने a पुट करना है। तो साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये आ गया आपके सामने। अब सिंप्लीफाई इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं हम कि अगर कोई हमारे पास प्रीवियस फार्मूला फर्स्ट ईयर का अगर आपको याद है तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। वैसे भी आप लोग अपने नॉलेज के लिए ये बात याद रखें कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 10 आप लोगों का है, जिसमें आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज पढ़ते हैं, वो फार्मूले आपके सेकेंड ईयर में बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि उन चैप्टर्स को, उनके फार्मूलाज को अपने रिवीजन में रखें। तो यहाँ जो फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ मैं इसमें, वो हमारे पास चैप्टर 10 का फार्मूला था जिसमें हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया करते थे। तो फार्मूले के रेफरेंस में यहाँ आप लोगों के लिए कोट कर रहा हूँ। फार्मूला हमारे पास था साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा, और ये इक्वल हुआ करता था 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले, वही फर्स्ट ईयर के लेवल का फार्मूला, वो यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब यहाँ ये अल्फ़ा का रोल प्ले कर रहा है और ये बीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ जब इसको पेस्ट करेंगे तो यूँ हो जाएगा हमारे पास 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे a से कैंसिल हो गया और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो ये बन गया 2 cos a प्लस a 2a प्लस h बाय 2 और यहाँ बन गया हमारे पास साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। तो इसका सोल्यूशन हमें सिर्फ यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा। तो 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपकी असाइनमेंट है कि 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपकी बुक में लिखा, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें एक्सप्रेशंस बनाने का कहा गया है। बेसिकली क्वेश्चन 3 का पर्पज़ ये है कि आपको रियल लाइफ के अंदर ये बताया जाए कि फ़ंक्शन की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है।
इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ पार्ट्स लिखे होंगे और फर्स्ट पार्ट की अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो उसमें आपको एक्सप्रेस करने का कहा गया है। तो वो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी हमने अभी करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस दी पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आप लोगों ने पहले भी सीखा है कि जो फंक्शन है बेसिकली दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, जिसको यूजुअली हम यूँ लिखते होते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। और हम ये कह रहे होते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर p है इसको फंक्शन ऑफ एरिया बनाना है आपने। तो हमें पहले से ये बात पता हो कि ये हमारा टारगेट है और ये किस चीज़ के पेरीमीटर एरिया की बात हो रही है, ये एक स्क्वायर के पेरीमीटर एरिया की बात हो रही है। तो स्क्वायर जो है हमें सबसे पहले उसकी लेंथ लेट करनी पड़ेगी ताकि हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अगर x को आप लेंथ के साथ रिलेट कर रहे हैं तो अब हम इस काबिल हैं कि अब हम लिख सकते हैं अगर स्क्वायर की लेंथ x हो तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, सो पेरीमीटर p विल बी, चूँकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो 4 साइड्स होती हैं और हर साइड अगर x के इक्वल है तो x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये p हमारे पास बन गया p इक्वल्स टू 4x। इसको हम रिलेशन 1 या इक्वेशन 1 कह देते हैं। और जो दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है वो है एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं इसके बाद। अब हम आते हैं इसके एरिया की तरफ। तो एरिया हमारे पास है एरिया ए। अब स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर करें तो लेंथ भी x है और विड्थ भी x है इसकी, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो एक रफ सा स्केच बना लें जो कंपलसरी नहीं है लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ हम एक रफ स्केच अगर इसका बनाएं तो ये अगर स्क्वायर है हर साइड इसकी जो है वो x के इक्वल है, ताकि आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन कर सकें। अब आपने जो आपका टारगेट है वो इसको माइंड में रखें कि p और a को डायरेक्ट लिंक करना है आपस में आपने। तो आप देख सकते हैं कि p का लिंक x के साथ है और x का लिंक a के साथ है। इट मीन्स अगर हम एक चेन बनाएं तो p, x और a तीनों आपस में लिंक हैं और p और a को लिंक करने वाला वेरिएबल x है। हमें जो कहा गया है वो सिर्फ p और a का रिलेशनशिप है। तो वैसे भी मैथ का एक बेसिक रूल याद रखें कि जो वैल्यू खुद लेट की जाती है, जो हम एज्यूम करके चलते हैं, उसको हमने आंसर से निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो अंडरस्टूड बात है कि हमें अगर p और a का रिलेशनशिप बनाना है तो हमने दरमियान से x को एलिमिनेट करना है। तो बड़ा ईजी है हमारे लिए। हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर सकते हैं या 2 से वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर सकते हैं। तो 2 से लेते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको नज़र आ रहा है कि अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा हमें। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल आएगा x के, और ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें अब इक्वेशन 1 में। सो 1 इम्प्लाइज 1 में प्लेस करें तो आपके पास आएगा आंसर p इज़ इक्वल टू 4 इंटू x की जगह आ गया स्क्वायर रूट a। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहले जो पार्ट था उसका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। p को आपने डायरेक्ट a के साथ लिंक कर दिया जो हमारी डिमांड थी। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें से भी चूँकि कुछ पार्ट्स इसके सिमिलर जो आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो मैं अब c पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, उसमें सर्कल का एरिया और उसका जो पेरीमीटर है वो आपस में लिंक करना है और होपफुली आपसे हो जाएगा। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की वर्डिंग वैसी ही है, सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि अब हमने एक्सप्रेस करना है। मैं ज़रा शॉर्ट वर्डिंग में लिखूंगा क्वेश्चन को। उसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस दी वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब, यानी आप क्यूब के वॉल्यूम को आपने एक्सप्रेस करना है। किस तरह एक्सप्रेस करना है आपने? एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। अब यहाँ पे जो एरिया है आपने वॉल्यूम को जो उसकी बेस का एरिया है उसका फंक्शन बनाना है।
तो क्यूब को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा स्केच बना के चलें। स्केच अगर हम बनाएं तो जैसे ये हमारे पास डायग्राम में क्यूब अगर हो, ये एक हम रफ स्केच बना लेते हैं क्यूब का, जिसमें हम कहते हैं ये इसकी लेंथ है x, ये विड्थ भी x और हाइट भी x, क्योंकि क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट सारी सेम होती हैं। और ये आ गई इसकी हमारे पास बेस। तो ये बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि जो बेस है वो एक स्क्वायर शेप की है, इसलिए उसके एरिया का कहा गया हमें। तो वॉल्यूम जो होगा उसको हमने फंक्शन बनाना है एरिया का। ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। सबसे पहले हमने जिस तरह यहाँ हमने लेंथ को लेट किया था, यहाँ भी हम इसकी हर जो एज है उसकी लेंथ को लेट करके चलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। डायग्राम पेपर के हवाले से कंपलसरी नहीं है, अगर हम बनाएंगे तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो हम लिखते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब। अब हम इस काबिल हैं कि हम इसका वॉल्यूम और एरिया दोनों फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम जो होगा, ये आप सारे जानते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनता है। जब तीनों चीज़ें सेम हैं, x इंटू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब। वी कॉल इट इक्वेशन 1। आल्सो जब हम बेस के एरिया की बात करेंगे तो बेस का एक स्क्वायर शेप है इसका एरिया बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया था। आल्सो एरिया ऑफ बेस जो है, एरिया ऑफ बेस, ये हमारे पास a से डिनोट करना है हमने, और ये इक्वल है लेंथ इंटू विड्थ x स्क्वायर के। तो अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, और वही जो बात हमने पहले की थी कि हमने वॉल्यूम को a से लिंक करना है। तो जो तीसरा वेरिएबल है x जो हमने लेट किया है उसको हमने वहाँ से एलिमिनेट करना है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के 2 में पुट करें या 2 से निकाल के 1 में। तो पहले क्वेश्चन की तरह हम 2 से वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम 2, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये आप प्लेस कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, सो 1 इम्प्लाइज 1 में पुट करें तो ये बनेगा v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब। और इस क्यूब को आप चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन स्क्वायर के साथ होती है, तो इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर अलग कर दें और स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 1 अलग कर दें, तो ये स्क्वायर रूट से कटेगा, तो ये बनेगा a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये हमने इसका फाइनल फॉर्म इसकी बना लिया कि वॉल्यूम का डायरेक्ट एरिया के साथ लिंक बन चुका है। तो अब हमने 3 में से 2 पार्ट्स अटैम्प्ट किए और 1 पार्ट आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। तो यहाँ पे हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो इसके कंप्लीट होते हैं।